बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड है और आज हम फर्स्ट 4 चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, E/m means charge to mass ratio of cathode rays depends। चार्ज टू मास रेशियो कैथोड रेज का किस पर डिपेंड करता है? तो बेटे इसका आंसर है नन ऑफ दीज। चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू है। हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 में कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज does not depend upon either nature of gas or nature of electrode or nature of glass। ये इंडिपेंडेंट होता है और इसीलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज है। नाउ सेकंड, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ, कैथोड रेज क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये कंसिस्ट किस पे करते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन्स पे। कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द आंसर ऑफ एमसीक्यू नंबर 2। अगेन चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यू है। At 1 centimeter of mercury, this is observed in discharge tube। क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट का एमसीक्यू है ये। और क्या हुआ था जी? 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी पे अगर हम याद करें तो 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के ऊपर आपके जो इलेक्ट्रोड्स थे उन पर स्पार्क हुआ था। ये स्पार्क है, स्पूक नहीं है, मिस टाइपिंग हो गई, मिस प्रिंटिंग हो गई। स्पार्क अपेयर्ड एट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है जी। Now, fourth MCQ, most of the particles emit from pitch blende। Chapter number 3, radioactivity topic। Answer is electrons। Electrons थे वो ज्यादातर जो कि pitch blende से emit हो रहे थे। Now, alpha particle consist of, again radioactivity and alpha particles, they are also known as helium nuclei and they consist of 2 protons and 2 neutrons, right? Now, next MCQ, I think we have to remove these annotations and move forward. Now, an element, atomic number is given, mass number is given, and it emit an alpha particle. It is converted into, किस में convert होगा? याद रखिएगा alpha particle जो है वो 2 प्रोटॉन पे और 2 न्यूट्रॉन्स पे कंसिस्ट करते हैं। ओके, तो जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, तो 96 किसमें है जी? ये रहा 96, ये भी रहा 96, ये भी रहा 96। तो आइदर ऑफ देम द आंसर, बट 2 न्यूट्रॉन्स आर आल्सो एमिट, 2 न्यूट्रॉन भी निकले तो मास नंबर में 4 की डेफिशिएंसी आएगी, तो ये आंसर है। याद रखिएगा बेटे, जब कभी भी किसी भी एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आती है, मास नंबर में 4 की कमी आती है। तो जो नया एलिमेंट बनता है, जो डॉटर न्यूक्लियर बनता है, उसका एटॉमिक नंबर 2 कम कर दें, मास नंबर 4 कम कर दें, यू विल गेट योर आंसर। फिर देन बीटा पार्टिकल्स आर, दे आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। देन कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर 27, मास नंबर 60, एमिट्स एन बीटा, एक बीटा पार्टिकल एमिट करता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जब बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है जबकि मास नंबर कांस्टेंट रहता है। तो 28 और 60 जो होगा, जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर वो आंसर है, तो निकल 28 एंड 60 इज द आंसर, राइट? याद रखें, बीटा पार्टिकल के एमिट होने पर एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होता है, मास नंबर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए ये आंसर है। गैमा रेस क्या होती है जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। गैमा रेज ना इलेक्ट्रॉन है, ना प्रोटॉन है, ना न्यूट्रॉन है। गैमा रेज लाइट है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। देन एक इक्वेशन है, बेरिलियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है। इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट की गई, एक एलिमेंट एक्स बना और न्यूट्रॉन निकला। तो देखें, अगेन आपको याद रखना पड़ेगा, अल्फा पार्टिकल जो है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर 2 बढ़ेगा। अच्छा, मास नंबर कितना बढ़ेगा जी? 9 में जब 4 प्लस करें तो 13, लेकिन एक न्यूट्रॉन भी निकला है तो 12 जो होगा वो हमारे पास आंसर होगा। क्यों? क्योंकि एक न्यूट्रॉन तो बाहर निकल गया, तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा 2, लेकिन मास नंबर में इंक्रीज कितना होगा? 3। और ये हमारी बुक की एक इक्वेशन है, चैडविक एक्सपेरिमेंट में ये मौजूद है, ये चैडविक एक्सपेरिमेंट की इक्वेशन है। दिस स्पेक्ट्रा इज यूज्ड एज फिंगरप्रिंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। द आंसर इज लाइन स्पेक्ट्रम। Line spectrum is used for the identification of element as a fingerprint. Neutrons was discovered by, the answer is James Chadwick। इसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। तो ये आंसर्स हैं। अब हम इन आंसर्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद हमने अगले एमसीक्यूज करने हैं।
Now from MCQ number 13, this color has the least wavelength, shortest wavelength. इनमें से किसकी है? तो देखें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वेब गेओर, ये हमें याद करना है। इसमें वायलेट सबसे छोटी वेवलेंथ है और जैसे जैसे हम रेड तक जा रहे हैं तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो वायलेट का तो ऑप्शन ही नहीं है। वायलेट से थोड़ी सी बड़ी जो वेवलेंथ होती है वो इंडिगो होती है। तो अमंग दीज कलर्स इंडिगो हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो इंडिगो इज द आंसर, राइट। Now, the wavelength range of visible region is, तो visible region की बेटा wavelength है 4000 angstrom से 7000 angstrom के दरमियान। उसके बाद in system international the value of Planck's constant is a 6.625 exponential minus 34 joule second। अगर यहाँ पे CGS पूछा होता तो फिर अर्थ सेकेंड आंसर होता, 6.625 exponential minus 27 अर्थ सेकेंड। Then another MCQ from chapter number 3, the energy of radiations is directly proportional to frequency, Planck's quantum theory. The radius of second orbit of hydrogen is, फॉर्मूला है रेडियस निकालने का, r is equal to n square into 0.529. Now the value of n is 2, the square of 2 is 4, and when we multiply it by 0.529 we get 4.16. So 4.16 is the answer. Now MCQ number 18, according to Bohr, potential energy of electron is minus ZE square upon R. Derivation जो energy की है वहां पे ये चीज मौजूद है, right? तो ये हमारे पास MCQ 18 तक हो गए, इनको अब मिटाएंगे हम और फिर अपना आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इनके आंसर्स आप लोग बेटे नोट करते जाइए और जहां पे कॉन्सेप्ट समझना हो तो उसको समझते जाइएगा। वीडियो रोक के आप आंसर्स बिल्कुल टैली कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम MCQ 19, अगर हमें अब आगे की तरफ स्टार्ट करना है, ओके। अकॉर्डिंग टू बोहर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटे? हाफ mv स्क्वायर, लेकिन बोहर के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है ZE स्क्वायर अपॉन 2r के, ठीक है जी, क्योंकि mv स्क्वायर अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी बराबर होता है ZE स्क्वायर अपॉन r के, तो इसीलिए ZE स्क्वायर अपॉन 2r। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय NH अपॉन 2 पाई, बोहर थ्योरी का ये भी पोस्टुलेट है। इसके बाद नेक्स्ट है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ऑन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये एप्लीकेबल किस पे है? तो ये बहुत ही उन पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल होता है जिनके मास नेग्लिजिबल हो। तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, इट इज एप्लीकेबल ऑन एन इलेक्ट्रॉन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड बाय एन ऑर्बिटल इज कैलकुलेटेड बाय 2 into 2l plus 1. The maximum number of electrons accommodated by an orbit means shell, the answer is 2n square. Number of orbitals present in an orbit is calculated by n square. Okay, these are the formulas which are often asked in the examination, so you have to remember these formulas. Don't mix them. Electrons अगर किसी orbital में पूछे हुए तो जवाब है 2 into 2l plus 1. ऑर्बिट के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो आंसर है 2n स्क्वायर, और अगर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स की तादाद निकालनी है तो फिर आंसर है n स्क्वायर। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम MCQ 25। अकॉर्डिंग टू n plus l रूल दिस ऑर्बिटल विल फिल फर्स्ट। तो बेटे इसके लिए सबसे पहले सबकी n plus l वैल्यूज निकाल ले, जिसकी n plus l वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे पहले फिल होगा। 5s की जब n plus l वैल्यू निकालेंगे तो 5 plus 0 5 आएगा। थोड़ा ये पेन लाइट कर लेते हैं। n plus l वैल्यू फॉर 5s ऑर्बिटल, 5 plus 0 5। 3d की निकालेंगे तो 3n की वैल्यू है, d की वैल्यू 2 है, 3 plus 2 ये भी 5 होगा। 3p की निकालेंगे 3 plus 1 ये 4 हो जाएगा। 4s की निकालेंगे तो 4 आएगा। तो सबसे लीस्ट वैल्यू 3p की भी 4 है, 4s की भी 4 है, तो इनमें से कौन फिल होगा पहले? जिसकी n की वैल्यू कम है। तो आंसर है 3p। कैसे होता है ये? या तो इसके लिए आपको देखें ऑफ-बॉ प्रिंसिपल वाली याद होनी चाहिए चीज। अगर ऑफ-बॉ प्रिंसिपल याद नहीं है तो n plus l रूल के मुताबिक सबकी n plus l वैल्यूज निकालें। जब आप n plus l वैल्यूज निकालेंगे तो उसमें जो सबसे लीस्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास आंसर होता है। तो अगर मैं 5s की n plus l वैल्यू निकाल रहा हूँ
तो n जो होता है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना बेटे 5 3 3 4, ये वैल्यू ऑफ n है। और जो l होता है वो होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और उसकी हर ऑर्बिटल के लिए एक फिक्स वैल्यू है। फॉर s ऑर्बिटल इट इज 1, sorry, for s orbital it is 0, p orbital it is 1, for d orbital it is 2, and for l orbital f orbital l is 3। तो 3p की सबसे लीस्ट वैल्यू आ रही है और 4s की भी लीस्ट आ रही है, दोनों के लिए 4 है। जब दोनों की वैल्यूज बराबर हैं तो फिर जिसकी n की वैल्यू कम होती है वो हमारा आंसर होता है, इसीलिए 3p आंसर है। आफ्टर फिलिंग 3d ऑर्बिटल दिस ऑर्बिटल इज फिल्ड। अगेन सबकी n प्लस एल वैल्यू निकालेंगे। 3d की n प्लस एल वैल्यू है 5, ठीक है, यहाँ पे भी हमने निकाली है। तो जब ये 3d यानी कि n प्लस एल वैल्यू 5 वाला फिल हो गया, तो इससे बड़ी वाली वैल्यू वाला या जिसकी 5 ही वैल्यू हो मगर n की वैल्यू बड़ी हो वो आंसर होता है। तो इसका आंसर है 4p। फिर 1s2 2s3 in this electronic configuration the rule violated is, जब कभी भी ऑर्बिटल में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट होता है। इसमें पॉली का ऑप्शन नहीं है, तो इट इज इसीलिए इसका आंसर है नन ऑफ अबव या नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑर्बिटल में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ऑर्बिटल जिसकी n प्लस वो ऑर्बिटल जो अगर कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट होता है, वो ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर है। फिर ये कॉन्फ़िगरेशंस दी हुई है, कह रहे हैं कि इनमें से करेक्ट वाली कौन सी है। अच्छा जी, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इनकरेक्ट क्योंकि 2px में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। दिस कॉन्फ़िगरेशन अगेन इज इनकरेक्ट क्योंकि इसके s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ गए और p ऑर्बिटल पूरा फिल नहीं हुआ। ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, तो इसीलिए जवाब ये है हमारा। इन m शेल दीज ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। अब m शेल कौन सा होता है? KLM थर्ड शेल होता है। थर्ड शेल में 3s 3p 3d ये 3 ऑर्बिटल मौजूद होते हैं, राइट। नाउ फ्रॉम 30 MCQ नंबर 30, इसमें 2 ऑप्शंस नहीं है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, मिस टाइपिंग है, मिस्टेक है। पूछा हुआ क्या है, द इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज, इनमें से इनकरेक्ट सेट कौन सा है क्वांटम नंबर्स का? तो n3 l1 m0 ये ठीक है, n2 l0 m0 ये भी ठीक है, तो इनकरेक्ट इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज है। लेकिन इसमें 2 ऑप्शंस मिसिंग है, तो इसके लिए हम आंसर नहीं है इसमें हमारे पास। 30 MCQ में मुझसे कोई मिस्टेक है, यहाँ पे प्रिंटिंग का मिस्टेक है। एसिटाइलिन में पूछ रहे हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो पहले तो एसिटाइलिन बनाओ। Acetylene is C triple bond C and there are 2 hydrogen atoms। ठीक है जी। नाउ सिंगल बॉन्ड्स 2 हैं, दोनों सिग्मा होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, तो आंसर इज 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। द आंसर इज 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। दिस मॉलिक्यूल हैज द हाईएस्ट बॉन्ड एंगल। इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका? जिसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, यानी कि 180 डिग्री। तो आंसर है CO2। इन CO2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज, CO2 कैसा होता है जी? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स गिन लें। अगर कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया होता है तो हमेशा sp हाइब्रिडाइज होता है, 3 बनाया होता है तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया होता है तो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, इस वाले डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा और 1 पाई, इसमें भी 1 सिग्मा और 1 पाई, सो देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स, सो द आंसर इज sp। डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरीन Cl2, दोनों एक जैसे एटम है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो कुछ भी नहीं सोचना, 0 डायपोल मोमेंट होगी। यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज, तो इसमें 2 आंसर है, कूलम मीटर भी और डिबाई भी, लेकिन ऐसा यूनिट नहीं पूछा हुआ, तो आंसर क्या होगा? डिबाई। अगर ऐसा यूनिट पूछते तो फिर आंसर होता कूलम मीटर। द स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड इज, इनमें से सेकेंडरी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, मगर आयनिक बॉन्ड तो प्राइमरी बॉन्ड है, यहाँ सेकेंडरी बॉन्ड पूछा हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड। नाउ हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, जितने भी सेकेंडरी बॉन्ड्स हैं उनसे तो स्ट्रांग होता है, लेकिन प्राइमरी बॉन्ड से ये वीक होता है। आयनिक भी प्राइमरी है, डेटिव भी प्राइमरी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी प्राइमरी है, तो आंसर है इसका नन ऑफ दीज। इन सबसे हाइड्रोजन वीक है क्योंकि ये प्राइमरी बॉन्ड्स हैं। हाँ, सेकेंडरी बॉन्ड्स में हाइड्रोजन सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है जी, 37 हमने कर लिए। वीडियो को रोक के आप इजीली इनके आंसर्स टैली कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। Now, we are moving towards MCQ number 38. These are the most important MCQ. You have to go through them. The density of water is maximum at,
पानी की डेंसिटी मैक्सिमम किस पे होती है, एनामोलस बिहेवियर होता है ना वाटर का, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम है। ये चैप्टर 4 के एमसीक्यूज आ चुके हैं, इससे पहले और भी ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सब चैप्टर 4 के हैं। आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज इट इज, कोई भी चीज वाटर की सरफेस पे क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम है। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, ये भी एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में आता है। 1 dBi is equal to 3.335 एक्सपोनेंशियल -30 कूलम मीटर होता है, 34 नहीं होता, इसमें मैं करेक्शन कर देता हूं, इट इज -30 कूलम मीटर। ठीक है जी, बेग यू पार्डन। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज, हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, द आंसर इज 20 किलो जूल पर मोल टू 40 किलो जूल पर मोल। ये चैप्टर 4 की हाइड्रोजन बॉन्ड लास्ट टॉपिक के एमसीक्यूज है। इसके बाद है नेक्स्ट एक्टिव सेट्स, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, उनके बारे में बताया हुआ है। 4 एक्टिव सेट्स यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसमें से 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। द एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री क्या है, द आंसर इज ट्राइगोनल पायरामिडल, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर जब होते हैं तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल पायरामिडल अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ओके, नाउ 42 से आगे बढ़ेंगे, इन सबको रिमूव करते हैं। 43, the expected geometry of BF3, again a typing mistake by me, sorry, the answer is trigonal planar, दो में आंसर है इसका। In a molecule, central atom is sp3 hybridized and containing 2 non-bonding orbital, the expected geometry of molecule is bent, angular या bent होती है। The range of beta particles in air is about 1 to 2 meter, beta particle की range। Chapter number 3, radioactivity। Light of a single wavelength is called monochromatic, single wavelength की जो light होती है वो monochromatic कहलाती है। Electron behave as a wave, this concept was given by de Broglie, he was the scientist to give the concept that electron behave as a wave, while Bohr was the scientist to give the concept that electron behave as a particle। For an energy level n is equal to 2, these orbitals are present। एक शेल में जिसकी n की वैल्यू 2 है, कौन से ऑर्बिटल होते हैं, तो सेकंड शेल है तो 2 ऑर्बिटल होते हैं s और p, तो आंसर है s और p। Only this set of quantum numbers is possible, सिर्फ ये क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है, मतलब कि करेक्ट है। इसमें देखते हैं N4 L2 M3 इनकरेक्ट, क्योंकि अगर L2 है तो M3 नहीं हो सकता, L और M या तो बराबर होते हैं या M L से कम होता है, तो ये गलत है। N is equal to 3, L is equal to 3, ये भी गलत है, क्योंकि N अगर 3 होता है तो L जो है वो हमेशा N से कम होता है, ज्यादा नहीं हो सकता। N3 L1 M-1 S half, जी यही आंसर है, यही पॉसिबल है। बाकी पहले वाले दोनों गलत हैं, और जब ये ठीक आ गया तो चौथा देखने की जरूरत नहीं है। In an atom, no 2 electrons can have the same set of all 4 quantum numbers। किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स क्या हो, सेम हो। तो द आंसर इज आपके पास Pauli's exclusion principle, Pauli was the scientist to give the concept about same set of quantum numbers, right? Okay, remove it। फोर्टी 49 के बाद 50-60 एमसीक्यूज पे हम इस वीडियो को एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो इस तरह से टोटल 110 एमसीक्यूज हमारे हो जाएंगे। इन नोडल प्लेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। ऑर्बिटल होता है ना p ऑर्बिटल, उसमें जहां पे 2 लोब्स मिल रहे होते हैं वो कहलाता है नोडल प्लेन, और वहां पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी के चांसेस 0 होते हैं। द n+l वैल्यू ऑफ 4p ऑर्बिटल, n की वैल्यू तो 4 है, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है बेटे, 1, तो 4 + 1 5। द n+l वैल्यू ऑफ 4d ऑर्बिटल, n की वैल्यू 4 है, l और l की वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए 2 होती है, तो आंसर इज 6। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, पॉलीसेंट्रिक, MOT। द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमेशा ज्यादा होती है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ग्रेटर होती है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम जाते हैं। In HF, this overlap is observed। HF मॉलिक्यूल में कौन सी ओवरलैपिंग होती है, तो देखो बेटे हाइड्रोजन का तो s ऑर्बिटल ही होता है हमेशा, और फ्लोरीन एक हैलोजन है, वो p ऑर्बिटल लाता है अपना बॉन्डिंग के लिए, और हैलोजन चाहे क्लोरीन हो फ्लोरीन हो, ये p ऑर्बिटल यूज करते हैं, तो हाइड्रोजन का s और फ्लोरीन का p, द आंसर इज sp। अगर H2 पूछते तो SS होता, F2 पूछते तो PP होता, लेकिन HF है तो आंसर SP है।
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज, सिग्मा बॉन्ड जो है उनकी स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड्स की जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ओवरलैप होता है पीपी, उससे वीक होता है एसपी और सबसे वीक होता है एसएस। तो आंसर ये वाला है, एसएस सबसे कम है, एसपी उससे ज्यादा है और पीपी सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। इन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बोथ अबव एंड बिलो द नोडल प्लेन। पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भी होते हैं नोडल प्लेन के और नीचे भी होता है। अच्छा जी, 60 एमसीक्यूज पे हम इस लेक्चर को अपने रोकेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसी से रिलेटेड मजीद 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म आर 4। क्यों भाई? देखो बेटा, एक s ऑर्बिटल है, 3 p है, s और 3 p, 1 + 3 कितना होता है? 4। द आंसर इज 4। In SnCl4, this hybridization is present. Sn10 is belong to group 4a, और ये कार्बन की तरह से ही है, ये भी यहाँ पर sp3 hybridization करता है। So this is it. This is the first set of the lectures of the MCQs related to first year chemistry, and in these 2 lectures जो कि हम एक साथ ही अपलोड करेंगे, इनमें हम पहले 4 चैप्टर के MCQs डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे 60 MCQs पे हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, और 61 से जो काम है 110 MCQ तक वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेगा। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।